हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की जो क्लास है इसमें हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे कि बोर एटॉमिक मॉडल क्या था। इससे जस्ट पहले थॉमसन मॉडल आ चुका था। थॉमसन मॉडल के बाद में रदरफोर्ड मॉडल आया था। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसमें हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे और इसमें ओनली हम बोर्स मॉडल के जो पोस्टुलेट है उनकी बात करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट में, किसी nth ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्स मॉडल की जब बात करेंगे उससे पहले हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं थोड़ी सी। रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ कंक्लूजन निकाले थे। हम जनरली उन कंक्लूजन की बात करेंगे। उसने क्या बोला था कि एटम में या फिर मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, किसी भी एटम का मैक्सिमम मास होता है वो उसके सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जिसे उसने न्यूक्लियस बोला था। ठीक है, मैक्सिमम मास कहां पे प्रेजेंट होता है? आपका सेंटर पे प्रेजेंट होता है। और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। इसने क्या बोला कि न्यूक्लियस तो बीच में सेंटर में हो गया और ये जो पार्ट है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम ये क्या होता है? एम्प्टी होता है। अगर ये खाली होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एम्प्टी स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसमें कुछ सर्कुलर पाथ्स होते हैं, उनमें रिवॉल्व करता रहता है इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। यानी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, इसमें ये घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है या फिर यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, और इनको उसने क्या बोला? रदरफोर्ड ने ऑर्बिट बोला। ठीक है, यानी एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये रदरफोर्ड ने बोला। लेकिन रदरफोर्ड के बाद में कौन आए थे? मैक्सवेल आए थे। कौन आए थे? मैक्सवेल। और इनकी एक थ्योरी आई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने यह बोला था कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल होता है। तो मैक्सवेल ने ये बोला कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर गति कर रहा है, यानी अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, इसके साथ में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है? इमिट करता है। ठीक है, अब मुझे बताइए मैक्सवेल ने यह क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि मैक्सवेल को इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ये अपनी थ्योरी अप्लाई करनी थी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगा? इमिट करेगा। तो मैक्सवेल ने बोला कि भाई ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन है, वो घूम रहा है। ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये रिवॉल्व करेगा तो चार्ज पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। जब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट मींस ये धीरे धीरे क्या करेगा? रिवॉल्व करता करता न्यूक्लियस के पास में आता जाएगा और न्यूक्लियस के पास आता आता एक टाइम ऐसी कंडीशन आएगी कि ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। ये मैक्सवेल ने बोला। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा तो ये तो एक टाइम बाद में न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और न्यूक्लियस में गिर गया दैट मींस एटम का कोई अस्तित्व ही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। तो इस चीज को रदरफोर्ड समझा नहीं पाया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने ये चीज समझा ही नहीं। इसके बाद में बोर्ड साहब आए और बोर्ड ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता तो है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे सर्टेन पाथ्स होते हैं, ऐसे फिक्स्ड पाथ होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्टेन पाथ्स में घूमता रहे ना तो उसको वो एनर्जी इमिट नहीं करता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करता है। और इस तरीके के जो ऑर्बिट्स थे इनको बोर ने क्या बोला? स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोला इनको? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। यानी उन्होंने क्या बोला कि कुछ ऐसे सर्टेन पाथ्स होते हैं, बोर ने बोली ये बात कि कुछ सर्टेन पाथ होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। एक्चुअल में देखा जाए तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करनी पड़े। लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऐसे पाथ्स होते हैं, कुछ सर्टेन पाथ्स होते हैं जिनमें अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वहां पे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इमिट नहीं करेगा और वो अपनी एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा। इससे रिलेटेड मैंने कुछ थ्योरी आगे लिख रखी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। थ्योरी हमने पहले से लिख रखी है।
भाई टाइम ज्यादा ना लगे हमें इसमें, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल में जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, वो बोर का पोस्टुलेट ही चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट चल रहा है। अब ध्यान रखना भाई, ये ऐसे ऑर्बिट्स है कौन से, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कौन से होते हैं भाई, किसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट मानेंगे और किसको स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं मानेंगे। तो इसके लिए बोर ने ये बोला कि उन्हीं ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट मानेंगे जिन ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, क्या एंगुलर मोमेंटम है, वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहली चीज आप समझो, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और जब वही जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, वो एक रेडियस पे घूमने लग जाए तो इसके साथ में हम क्या लगा देते हैं, r और लगा देते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस सपोज ये जो ऑर्बिट है ये आपका, ये क्या है आपका स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 का क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो ये होता क्या एक्चुअल में, nh/2 होता है। ये जो अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि या तो 2h/2 होना चाहिए, 3h/2 होना चाहिए, 4h/2 होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। तो देखना, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोस्टुलेट कंप्लीट हो चुका है। अब देखो इन्हीं ऑर्बिट्स को, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वही ऑर्बिट्स स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाए जाएंगे। और उन्हीं ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो जो पहला पोस्टुलेट हमने भी बात की थी वो ये, देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस such that if an electron is revolving in these orbits it will not emit any radiation, and these orbits are called stationary orbits. Only those orbits are permitted in which angular momentum of electron is integral multiple of h/2 pi. तो देखो हमने ये देखा था अभी, mvr is equal to nh/2 pi, यहाँ पे जो n है वो 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट हो गया। जो दूसरा पोस्टुलेट है हमारा, इस पोस्टुलेट को हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है, electron can jump from one stationary orbit to another stationary orbit by absorbing or emitting a photon of energy equal to difference in energy of stationary orbit. इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो देखो कभी भी हो सकता है कि वो लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट से हायर स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा, ऐसी कंडीशन में वो फोटोन का एब्जॉर्ब करेगा, यानी कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में जाने के लिए उसको खुद को कहीं ना कहीं से अगर एनर्जी मिल जाए तो वो ऊपर वाले में जा सकता है। अगर वो हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में आ रहा है, ऐसी कंडीशन में वो फोटोन को इमिट करेगा, ये जनरल सी बात है ये तो। अब देखो किस तरीके से होता है इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो सही से बनाते हैं इसको, एक और बना लेते हैं साथ में। ये हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ये ऑर्बिट्स बना रहे हैं, कौन से, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। सपोज करना यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आपका न्यूक्लियस है, हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। देखना ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं ये एक्चुअल में ऑर्बिट तो है, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया। तो देखो ये मान लीजिए n इक्वल टू n1 है और ये n इक्वल टू क्या है आपका n2 है। सपोज करना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है आपका, फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में है। अगर ये, अब ध्यान रखना न्यूक्लियस के जो पास्ट में ऑर्बिट होता है ना उसकी एनर्जी कम होती है बजाय इससे जो दूर होने वाले ऑर्बिट है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है वो n1 से n2 में जा रहा है, दैट मींस लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी वाले स्टेशनरी ऑर्बिट में जा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसको तो एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा ना,
तो इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, n1 में था, n1 से n2 में गया है यहाँ पे, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे जो एनर्जी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, जो डेल्टा ई की बात कर रहे हैं, यानी n2 माइनस n1, यानी n2 स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी और n1 की स्टेशनरी ऑर्बिट की जो एनर्जी का गैप है, उस गैप की जो बराबर एनर्जी है, जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच की एनर्जी का, उस डिफरेंस के बराबर अगर इस इलेक्ट्रॉन को उस एनर्जी का कोई फोटोन मिल जाए तो वो इस n1 से n2 में जा सकता है, यानी लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट से हायर स्टेशनरी ऑर्बिट में जा सकता है। तो ये जो डेल्टा ई है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, इसको जो फोटोन मिलेगा उसकी एनर्जी भी तो डेल्टा ई के बराबर ही होगी, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, जो फोटोन आ रहा है Hc/λ, ये किसकी एनर्जी होती है, किसी फोटोन की एनर्जी होती है, ठीक है। और इस फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी, डेल्टा ई के बराबर होगी, दैट मींस Hc/λ के बराबर होगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू n1 है और ये यहाँ पे क्या है n2 स्टेशनरी ऑर्बिट है। सपोज इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ रहा है, दैट मींस हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में आ रहा है, यानी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है। दैट मींस वो जब लोअर एनर्जी में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन क्या करेगा, इमिट करेगा। अब इमिट कितना होगा, देखो यहाँ पे सेम की सेम कंडीशन लगा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, n2 से n1 में आ रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है डेल्टा ई वो किसके बराबर हो जाएगी, वो भी किसके बराबर होगी, जिस एनर्जी का फोटोन एब्सॉर्ब होगा, सॉरी इमिट होगा, उसके बराबर होगी, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा पोस्टुलेट है उसमें इतना ही बताया हुआ है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं रेडियस की, यानी हमें पूछ लिया गया हो, देखो एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, आई थिंक स्टार्टिंग में लिखनी चाहिए थी मेरे को, पोस्टुलेट इससे पहले ये आ गया आपका, ये जो बोर मॉडल होता है ना, बोर मॉडल, ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है ना, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो भी होती है उन्हीं पे अप्लाई होता है भाई। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं इसके तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो हीलियम प्लस है उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया, तो लिथियम क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, बेरिलियम +3 हो जाएगा, एक्सेट्रा। यानी जिस एटम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम बोर मॉडल लगा रहे हैं, उसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाकी उसने देखो प्लस लगा लगा के हमने निकाल दिए, तो इन्हीं पे बोर मॉडल लागू होगा। अगर हमने बोल दिया कि हीलियम पे क्या बोर मॉडल लागू होगा, तो हम बोलेंगे नहीं होगा, बिकॉज हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम प्लस पे लागू होगा क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास में, और एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है, अब इसके पास सिर्फ एक बचा है, तो उस पर ये लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं रेडियस की, तो ध्यान रखना कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो उसमें 2 तरीके के फोर्स काम करते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कोई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर हम डायरेक्ट लगा देते हैं, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, जेड तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसको जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये किसका चार्ज हो जाता है, न्यूक्लियस का, यानी जेड ई जो होता है वो न्यूक्लियस का चार्ज होता है। अब देखना ये न्यूक्लियस का चार्ज है, इस जो स्टेशनरी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, ठीक है, ये एक रेडियस आपके पास में कितनी, आर रेडियस बोल दें इसको, आर रेडियस पे घूम रहा है, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। ये जो आर की वैल्यू है ना ये हमें निकालनी है इस रेडियस में, ठीक है। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो हीलियम एटम है, हीलियम प्लस जो एटम है, उसके लिए उसके थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो क्या होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। तो देखना जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे 2 तरीके के फोर्स लगते हैं, एक तो लगता है इस पे कूलोम्बिक फोर्स जो न्यूक्लियस के द्वारा लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव या 2 अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट इज कूलोम्बिक फोर्स। तो इस पे एक तो कौन सा लग रहा है, कूलोम्बिक फोर्स, कूलोम्बिक फोर्स, और ये किसके बराबर होता है,
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे देखो के आ गया, Q1 का मतलब एक चार्ज ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ रहा, तो QZE और एक चार्ज कौन सा E अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा इस पे बाहर किस डायरेक्शन में लगता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट रेडियस में घूम रहा है यहाँ पे, वो कब पॉसिबल होगा? जब वो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो, और जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है, यानी दोनों ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे के अगर बराबर हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में इस इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहेगी। हो सकता है अगर बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, अगर अंदर वाला ज्यादा हो गया फोर्स तो रेडियस कम हो जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो ये एक कांस्टेंट पाथ में जब घूमता रहे तो इसके लिए जरूरी ये होता है कि ये क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो दोनों फोर्स है वो क्या होते हैं, होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कूलोम्बिक फोर्स इज इक्वल टू किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जल्दी जल्दी हम थोड़ा करते हैं, स्पीड से करते हैं काम को। यहाँ पे हमें फॉर्मूला निकालना है, लास्ट वाला फॉर्मूला आपको जनरली याद रखना होता है, लेकिन बीच वाला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोलम्बिक फोर्स क्या है आपका? के, अब जेड और ई को हम कर दे स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, ये होता है एम पी स्क्वायर बाई आर। एम क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉन का मास है, वी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, यानी ये एक वेलोसिटी से भी तो जा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एक आर से एक आर कैंसिल हो गए, और क्या लिख सकते हैं, इसको यहीं तक रहने दो, इसको नीचे लिख देते हैं, चलो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर और 1 दे देते हैं इसको। अब देखो हमने अभी एक इक्वेशन और पढ़ी थी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसमें से v की वैल्यू निकाल लें, या v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसमें से v की वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं हम, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। चलो रखते हैं इक्वेशन 1 में लगाते हैं। देखना के जेड स्क्वायर अपॉन आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम आ गया। अब v की वैल्यू लिख दो, v की वैल्यू क्या आपकी? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, लेकिन यहाँ पे v स्क्वायर है, लिखेंगे हम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, v की वैल्यू लिख रहे हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पे और देख लो कुछ कट रहा हो तो, इस आर से ये एक आर कैंसिल हो गया, इस आर को हम ऊपर लेके आ जाए, इधर वाले पूरे सामान को इधर नीचे लेके आ जाते हैं, देखो क्या होगा, ये आर ऊपर ले आओ, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना वेरिएबल्स कौन है, एक तो ये एन है, यानी कौन से ऑर्बिट की अगर हम बात कर रहे हैं वो है, एक जेड की वैल्यू है, ये दो क्या होते हैं यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी सबके सब कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट का जब हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो उसके बाद इसकी एक वैल्यू आती है, उसके बारे में हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो ये आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू 10⁻⁻10, और इंटू वेरिएबल्स कौन से थे आपके ऊपर? तो एन स्क्वायर है अपॉन जेड मीटर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है, इसलिए R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10
इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास में आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस आर की वैल्यू को अगर हम हाइड्रोजन के लिए निकालें, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन के लिए भी हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, और एन की वैल्यू अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑर्बिट की, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम रेडियस निकालें तो उसके लिए बात कर रहे हैं। तो देखो एन की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे 1 लगा दो, जेड की वैल्यू क्या लगानी है, 1 लगा दो, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, आर इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। और इसको बोर ने क्या किया, अपने नाम से इसका नाम दे दिया, जिसे हम बोलते हैं बोर रेडियस, ठीक है, बोर्स रेडियस। तो यहां पे इस तरीके से हमने क्या किया, रेडियस की बात की, कोई भी आपको एटम दे दिया जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है और उसके किसी भी ऑर्बिट के बारे में, हो सकता है सेकंड ऑर्बिट हो, थर्ड ऑर्बिट हो, आपको क्वेश्चन दे दिया गया। अगर हीलियम एटम की बात करें तो हीलियम प्लस की बात करेंगे, हीलियम की बात नहीं करेंगे। तो हीलियम प्लस में थर्ड ऑर्बिट के लिए जो रेडियस है उसकी, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ ले तो हीलियम के लिए आप जेड की वैल्यू क्या लगाओगे, 2 लगा देना, और हमने बोल दिया कि थर्ड ऑर्बिट की यानी 3 का स्क्वायर कर देना, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। आज की जो क्लास है या जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले पोस्टुलेट पढ़ लिया, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा समझ लिया है। सबसे पहले क्या हुआ था, रदरफोर्ड आए थे, रदरफोर्ड का जो कंक्लूजन था उसके बारे में थोड़ी सी बात की। फिर वहां पे मैक्सवेल आ गए, मैक्सवेल ने क्या बताया, क्या कमियां निकाली रदरफोर्ड की, वो आ गई। उसके बाद में मैक्सवेल ने जो कारण पूछा था, क्वेश्चन पूछा था किसको, रदरफोर्ड को, उसका जवाब वो दे नहीं पाए थे, और उसका जवाब किसने दिया, फिर बोर ने दिया। और बोर ने जवाब दिया, उसके बाद में उन्होंने अपने पोस्टुलेट बताए दो, ये पोस्टुलेट आ गया फर्स्ट एंड ये सेकंड, और उसके बाद में जो रेडियस होती है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक जो बोर मॉडल है उसको हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम वेलोसिटी निकालेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ में हम उसकी एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।